रक्षाबंधन स्पेशल लेके आ रही हूँ। यकीन मानिए, गिनी चुनी लड़कियों की ही सही, लेकिन सच्ची कहानी है कि परिवार होते हुए भी परिवार नहीं है, मायका होते हुए भी मायका नहीं है और भाई होते हुए भी भाई नहीं है। कितनी ही लड़कियां रक्षाबंधन को शाम को अपनी छत पे खड़े होकर के तैयार होती औरतों को मायके से आते जाते या भाइयों के घर से आते जाते गिफ्ट लाते जाते देख रही होंगी। कितनी ही बहनों ने अब अपने मन को मना लिया होगा और अपने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को ही अपना भाई बना लिया होगा और हर साल उसी के साथ रक्षाबंधन बना रही होंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक बुरा भाई होने से अच्छा है ज़िंदगी में कोई भाई ना हो। यकीन मानिए, अगर आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और आपने रक्षाबंधन में बहुत अच्छा अपने भाई के साथ एक वक्त बिताया है, पर यकीन मानिए ऐसी भी औरतें होती हैं जहाँ पर मायके में भाई कहता है कि इसकी आदतें ख़राब है, इसकी हरकतें ख़राब है, इसलिए इसका पति इसको मारता है। और पति कहता है कि इसकी हरकतें मायके में ख़राब रही होंगी, ये इज़्ज़त नहीं करती लोगों की, इसलिए इसका भाई इससे बात नहीं करता। सच दोनों जानते हैं। भाई होते हुए भी ज़िंदगी भर भाई का मुंह नहीं देखती और ना पलट के उनसे किसी तरीके की भीख मांगती है या उम्मीद रखती हैं। पूरे स्वाभिमान के साथ अपने ससुराल में बिना किसी की मदद करके अपना जीवन बिताती हैं। जो सुनना होता है सुन लेती है, लेकिन ऐसे भाइयों की तरफ पलट के नहीं देखती। क्या होता है, क्यों होता है, क्या है अंदर की कहानी? आज ऐसी एक कहानी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। क्या हुआ नहीं बांधी इस साल भी राखी किसी को? तो क्या हुआ इस बार भी मायके के दरवाजे बंद थे? कोई बात नहीं, वक्त का पहिया पलटते टाइम नहीं लगता। ज़रूरी नहीं है जो जो पावर में दिख रहा है, खाता पीता दिख रहा है, वो गलत कर रहा है तो उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित कीजिए और उनको राखी बांधिए, उससे बड़ा रक्षक कोई नहीं होता। घर में हो रहे भाई बहन के मतभेद के बीच में अक्सर माँ बाप का किसी एक ही के प्रति या कह लीजिए लड़के के प्रति ही बहुत ज़्यादा झुकाव बहुत कुछ बिगाड़ देता है। गलत को गलत और सही को सही माँ बाप ही ठीक कर सकते हैं। भाई बहन के बीच में ना बनने का सबसे बड़ा रीज़न उनके माँ बाप होते हैं। दो बड़ी बहनों के पीछे हमारा एक भाई था और लास्ट नंबर की मैं थी। भाई का स्वभाव, बड़े दो बहनें, माँ बाप, उनसे बहुत लाड मिलता था और मैं लास्ट की थी, ऊपर से लड़की, तो थोड़ा कम ही मेरी तरफ झुकाव था। भाई की पढ़ाई के चक्कर में, जो कि वो पढ़ता नहीं था, बड़ी बहनों की शादियाँ वक्त से पहले कर दी गई, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। मैं घर में अक्सर रहा करती थी तो मैंने अपने भाई को कई बुरी हरकतों के साथ पकड़ा। अक्सर उसके बैग में सिगरेट मिलती थी या फिर बीड़ी मिलती थी। घर से वो पैसे चुराया करता था और कई बार तो वो माँ को गाली भी दिया करता था। उसका ये स्वभाव बुरा होने के बावजूद ना माँ ना बाप और ना कोई और उसे कुछ कहता था। लड़ाई होती तो सिर्फ मेरी होती थी। स्कूल की फ़ीस से बाहर अपने दोस्तों में अय्याशी कर देना, स्कूल से बार बार कंप्लेन आने के बावजूद माँ बाप का कुछ ना कहना, उसको इतना सर चढ़ा चुका था कि अब उसने बहनों की इज़्ज़त करनी बंद कर दी थी। बहनों के लिए कभी भी घर में मेरी कोई सहेली भी आया करती थी, कई दोस्त आती थी, तो वो उन पे भी नज़र डालता था। कई बार ऐसा होता था कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद खुद गलत होने के बावजूद वो घर से भाग जाया करता था और कई कई दिन तक मम्मी पापा रोते रहते थे। खास करके माँ रोती रहती थी। बाप ने तो जैसे उसे त्याग ही दिया था। वो भाग करके कभी बड़ी बहन के यहाँ, कभी छोटी बहन के यहाँ, कभी गांव में किसी के यहाँ बैठ जाता था और उतने दिन घर में सन्नाटा रहता था और वो दूर रह करके मज़े ले रहा होता था। अपनी पढ़ाई के साथ अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए 10वीं कक्षा में ही आंटी ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो कभी कभी किसी के आईब्रोज़ बना दी या किसी के मेहंदी लगा दी या छोटे मोटे काम कर दिए, पिको फॉल कर दिए, जिससे वो घर पे पैसे लाया करती थी। वो पैसे तक उनका भाई चोरी कर लेता था। चोरी करने पर पकड़े जाने पे उसे गुस्सा नहीं आता था। उसका वो जो उसको घर से ही जो उसको लड़कपन मिल गया था, जो उसे शय मिल गई थी, वो मेरे ऊपर ही बात उठा देता था कि इसने कौन सा मेहनत से कमाए हैं, जीन्स टॉप पहन करके पूरा पूरा दिन बाहर रहती है, पता नहीं क्या करती होगी ये। उसने मेरे चरित्र पे हमेशा उंगली उठा दी।
मैं अपने भाई की कही किसी भी बात पे यकीन नहीं करती थी। बड़ी 2 बहनों का उसका झुकाव उसकी तरफ ज़रूर होगा, क्योंकि जब तक उनकी शादियाँ हुई थी ये छोटा था। ये मेरे सामने ही बड़ा हुआ था। हम दोनों साथ-साथ ही बड़े हुए थे और इसका स्वभाव बहुत ज़्यादा गलत था। हद तो वहाँ हो गई जब बड़ी बहन के ससुराल बार-बार जाने पर पता चला कि वहाँ पे किसी लड़की के साथ इसका चक्कर चल रहा था। सिर्फ 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का। अब बहन के ससुराल वालों को भी शक होने लगा था, क्योंकि बार-बार मायके से भाई का आना ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ उड़ती-उड़ती खबर अब सबके सामने आ गई थी। इस लड़के ने घर की पूरी इज्जत और नाक कटा के रख दी थी, लेकिन चूँकि ये लड़का था, इसको सब चीज़ की आज़ादी थी। इसने बहन के ससुराल की उस लड़की को भगा कर ले गया और कई दिनों तक उसको लेकर के किसी गुप्त जगह पे था। ससुराल से वहाँ बहन को निकालने की धमकी दी जा रही थी और यहाँ मम्मी-पापा फिर उसी चक्कर में थे कि हमारे बेटे को फँसा लिया होगा, हमारे बेटे को उस लड़की ने फँसा लिया होगा। मैं समझाती रह गई कि आपके बेटे में कमियाँ हैं, लेकिन नहीं। एक 12वीं में पढ़ने वाला लड़का और एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की भाग करके भी कितनी दूर और कितने दिन तक बिना पैसे के रह सकते थे। 1 हफ्ते बाद बहुत दूर से एक फ़ोन आता है और वहाँ से मम्मी को बोला जाता है कि हमें आकर के यहाँ से ले जाओ। मम्मी-पापा अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के उस जगह पहुँचते हैं और दोनों को घर लेकर के आते हैं। लड़की की उम्र छोटी और दोनों के इस बेकार के फ़ैसले से उस लड़की को किसी की कानो-कान खबर ना पहुंचाते हुए उसको उसके घर वाले वापस ले गए और इसको घर वापस लिया है। घर में आने के बाद मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई। मम्मी रो रो करके उसके हाथ पैर पोंछ रही थी, उसे खाना पूछ रही थी, सब कुछ कर रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं अपने घर वालों के इस स्वभाव से बहुत गुस्सा हो चुकी थी। नशा, चोरी, गाली गलौज सब चीज़ तो वो कर चुका था। अब वो लड़कियों पे भी हाथ डालने लगा था। लड़की को भगाने के लिए भी एक बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि घर बैठे उसके माँ बाप उसके तलवे चाटेंगे और उसने ये चीज़ करी। मेरी ये बात सुनते ही उसका खून खौल उठा और वो कमरे से बाहर आया और उसने मुझे कुत्तों की तरह मारा। मैं उससे भले ही उम्र में 1 साल छोटी थी, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा। मैं घर में सबसे छोटी थी और सबसे सही और सच बोलती थी, लेकिन मुझे पूरा घर इग्नोर मारता था। मेरे जीजाओं तक को मेरे से प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं उनके साथ उठती बैठती नहीं थी। नहीं मुझे पसंद था उनके साथ हंसी मजाक करना। नहीं बैठती थी मैं उनके साथ। सब ने मुझे किनारा कर दिया था, लेकिन मैं ये जानती थी कि पूरा परिवार मिल करके जो एक शैतान को पोस रहा है वो आगे चल के बहुत गलत हो जाएगा। इतना मार खाने के बावजूद मेरे घर का कोई भी सदस्य मेरे पास नहीं आया, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं आई। सब ने मुझे यही बोला कि आधे गज की तेरी ज़बान है तो ऐसा ही होगा ना। किसी ने इस बात पे वजह नहीं दी कि वो एक लड़की को भगा कर ले गया था। कैसे ना कैसे ले दे करके तो पढ़ाई करी, पर नौकरी करने की भी परमिशन नहीं थी। उसमें भी अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, उसने स्कूल कॉलेज तो छोड़ ही दिया था। अब दोस्तों के साथ मिल करके नशाखोरी करा करता था। घर के बाहर निकलते थे तो उसका कोई ना कोई दोस्त पीछे लग जाता था और हमारी खबर उनको दिया करता था। जीन्स पैंट पहनना तो बिल्कुल हमारे लिए दुश्मन हो गया था वो सब कुछ। 12वीं के बाद की पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर से थोड़ा बाहर जाना था, हॉस्टल में रहना था, लेकिन उस लड़के ने मेरे भाई ने घर वालों का जीना हराम कर दिया। इस हद तक जीना हराम कर दिया कि वो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। मेरे सोच विचार, मेरे आगे बढ़ने से, मेरे अच्छे पढ़ने लिखने से वो हमेशा से एक अनकंफर्टेबल फील करता था, अपने आप को नीचा महसूस करता था, क्योंकि उस घर में एक मैं ही थी जिसे देख करके वो नीचा महसूस करता था और मैं ही थी जो उसकी घटिया हरकतों को नहीं अपनाती थी। इसलिए वो मेरा दुश्मन बना रहता था। पर मैं भी खग्गड़ थी। मैंने भी मनी मन ठान लिया था कि ऐसे भाई से ना भाई होना ही बहुत अच्छा है। मेरे लिए सरकारी कॉलेज की थोड़ी सी फ़ीस भी मेरे घर वालों से जुगाड़ी नहीं गई। मुझे दूसरे शहर पढ़ने भेजने के लिए भी उनको मौत आ गई, लेकिन जब इस लड़के ने कहा कि मुझे शादी करनी है, जिसके पास ना नौकरी थी, ना किसी तरीके की उसकी अच्छी हरकतें थी, वो 4 पैसा अपने लिए नहीं कमा सकता था, अपना ख्याल नहीं रख सकता था, लेकिन माँ बाप ने उसकी शादी के लिए पैसे निकाले और ज़ोर शोर से उसकी शादी इस डर से करा दी, कहीं पहले की तरह ये किसी लड़की को भगा के ना ले जाए या किसी ऐरी गैरी को घर ना ले आए। पापा की सरकारी नौकरी और गांव में कुछ ज़मीनों के कारण हमें लड़की मिल गई। लड़के को आसानी से लड़की मिल जाती है। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी करके जो घर में आई,
मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसकी आदत बिल्कुल भाई से मैच होती थी। उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हाँ, मैं शादी में उसकी बारात में नहीं गई। गाँव वाले, रिश्तेदार सब बोलते रहे, सब ने मुझे ही बुरा-भला कहा कि इकलौता भाई है और इसकी नाक बहुत चढ़ी हुई है। लेकिन मैं जानती थी कि भाई हो चाहे ना हो, मैं गलत का साथ दे नहीं दूँगी। मुझे इस चीज़ को लेकर के बहुत सुकून होता है कि मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। मुझे डर था इस चीज़ का कि ये नई लड़की जिसको भी ये लेकर के आएगा, उसका ख़्याल नहीं रख पाएगा और उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। शादी के चंद दिनों बाद ही माहौल बदल गया। दोनों के दोनों एक ही खोपड़ी के थे। उस लड़की का भी अपनी मायके में बहुत बुरा हाल था और वो भी अपनी लड़की के लिए लड़का ढूँढ रहे थे। शादी के बाद उस हरामी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब दोनों मियाँ-बीवी ने मिल कर के घर का माहौल ख़राब कर दिया था। ना वो घूंघट लेती थी, चलो कोई बात नहीं घूंघट नहीं लेती थी, लेकिन ना वो माँ का सम्मान करती थी, ना वो पापा का सम्मान करती थी। घर का सारा काम अब माँ के ऊपर उल्टा आ गया था। घर में पापा की तनख्वाह भाई छीन लिया करता था। मेरे रहते-रहते दोनों की भले ही ना चलती हों, लेकिन अब दोनों ही मेरे ऊपर सर के ऊपर चढ़ चुके थे कि जब तक ये यहाँ रहेगी, हमारी मनमानी नहीं होने देगी। मुझे घर से निकालने के लिए अब दोनों मियाँ-बीवी षड्यंत्र करने लगे। दोनों ही अब मुझसे खुले मुँह से लड़ते थे, खुलेआम हाथापाई करना शुरू कर दिया था। मैं नौकरी करके पैसे कमाती थी और मम्मी-पापा का भी ख़्याल रखती थी। काम बढ़ गया था। मेरे एब्सेंस में मेरी माँ मेरे घर का पूरा काम करती थी और वो महारानी पड़ी रहती थी। माँ-बाप ने घर की परिस्थिति देखते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि तेरी हम शादी कर रहे हैं और तू यहाँ से चली जा, तेरे कारण घर में लड़ाई हो रही है। अपने माँ-बाप के इस कठोर शब्द से मेरा दिल पसीज गया, पूरी तरीके से फट गया कि मेरे अपने घर वालों ने मुझे घर से निकलने के लिए कहा, शादी करके जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी बहू मुझसे नाराज़ थी। अपनी माँ को मैं समझाती रह गई कि वो लोग सिर्फ जानबूझ के दिखावा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो वो तुम दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। मेरी माँ ने कहा बेटा हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है, अब आगे जो होगा हम देख लेंगे, बस तू अब शादी के लिए हाँ कर दे। यहाँ दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ बहनों कि भाई की शादी के लिए बची कुची जमा पूंजी और कर्जा पापा ऑलरेडी ले चुके थे। मेरी शादी 3 महीने बाद करना उनकी बस का नहीं था क्योंकि अब ना उन्हें कर्जा मिलता और ना ही जितना मिलता उतने में एक लड़की की शादी हो पाती। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही किसी का चारा बना करके डाल दिया सामने। जो पहला रिश्ता आया, जो मेरे जीजाओं ने बताया, जिस लड़के की कोई किसी भी तरीके से वो मेरी सोच से भी मैच नहीं करता था, मुझे हाँ या ना बोलने तक की परमिशन नहीं थी, पूरा घर मेरे सर पे चढ़ चुका था क्योंकि भाई और भाभी नाराज़ थे। एक तो दहेज जुगाड़ने के पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं। दूसरा मैं इतनी पढ़ी लिखी थी कि मेरे बराबर का पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा था और घर में मेरे कारण मुझे बेवजह का ज़िम्मेदार बना करके मुझे घर से ऐसे रफ़ा दफ़ा किया गया कि वो शादी भी नहीं थी। मेरी अपनी ही शादी में मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मैंने अपनी ही शादी में मांग करके कपड़े पहने, अपनी दीदियों के पुराने कपड़े पहने, यहाँ तक कि सूटकेस में भी पुराने कपड़े लेकर के गई भाई के कारण। शादी के 2 दिन पहले मेरा भाई और उसकी बीवी दोनों के दोनों अपना बैग उठा करके भाभी के मायके चले गए और शादी के 2 दिन बाद तक आए। पूरे गांव में खुसर-पुसर थी। यहाँ तक कि मेरा जो नया-नया ससुराल जो मुझे जानते भी नहीं थे, उनके मन में भी ये बात बैठ गई थी कि मेरे अंदर कोई खोट है, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण मेरा भाई-भाभी मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। एक तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी नहीं मेरी अस्थियां बहाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मैं वो चीज़ महसूस कर पा रही थी कि जिस दिन मेरी शादी होकर के विदाई होकर के गई, मेरा दिल मुझे कह रहा था कि मैं आज के बाद यहाँ पलट के कभी नहीं आ पाऊँगी। मेरी माँ की आंखों में भी उस तरीके के आंसू नहीं थे। ना बहनों के पास आशीर्वाद था, ना किसी के पास मेरे लिए आशीर्वाद था। और जिस आदमी के साथ मैं जा रही थी, मेरी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और मेरे भाई के इस व्यवहार से उसके अंदर मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ गलत आ चुका था। पर जो भी होना था वो तो होना ही था। शादी के बाद मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, वो सुनना हर किसी के बस का नहीं होगा, पर वो किसी और कहानी में सुनाऊंगी। बस इतना ही कहूँगी कि शादी को 8 साल हो गए हैं।
इन 8 सालों में मेरे माँ-बाप ने कभी मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जब मैं फ़ोन करती थी, तो वो डर के मारे फ़ोन उठाते थे कि तेरा भाई या भाभी सुन लेंगे। मेरे माँ-बाप पलट गए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जीजा पलट गए। उस घर में पलट कर के झाँकने कोई नहीं आया कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। 8 साल, 9 साल उस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ़ उस लड़के से नहीं था। उस घर में मेरा रिश्ता उस घर से और मेरे माँ-बाप से भी था। वो रिश्ते में अगर उस लड़के ने कई गलतियाँ की तो उसकी गलतियाँ थीं, लेकिन सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे डाल करके मुझे रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। शादी करके घर से निकालने के बाद भी मेरे भाई और मेरे भाभी को चैन नहीं पड़ा। उनसे मेरा सुकून जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरे पति को भी भड़काना शुरू कर दिया और इस हद तक भड़काया कि रक्षाबंधन छोड़ो, मेरे हाथ से तीज और करवा चौथ तक छूट गए। ख़त्म कर दिए सब कुछ। पर चलो ठीक है, आज भी रक्षाबंधन पे, करवा चौथ पे अपने झरोके से झाँक लेती हूँ। हाथों में मेहंदी और साज श्रृंगार वाली औरतों को देख कर के ही मैं अपना सुकून ले लेती हूँ। पहले से मुझे काम की आदत थी। आज भी मेहंदी रक्षाबंधन पे, करवा चौथ पे शादीशुदाओं की मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, आईब्रो कर लेती हूँ। उनको सुख दे देती हूँ। मेरे पास नहीं था, कोई बात नहीं। पर अब अफ़सोस नहीं है। अब मैंने अफ़सोस करना छोड़ दिया। अब मैं हाथ में मेहंदी लगा करके रक्षाबंधन वाले दिन अपने मंदिर में रखे अपने स्थापित भगवान को राखी बांधती हूँ और उन्हीं को अपना भाई मान लिया है। उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, लेकिन उम्मीद है जिसने गलत किया है वो सज़ा ज़रूर भुगतेगा।